मनोज और पांडे दोनों सपनों और उम्मीदों से भरी दिल्ली पहुंच गए। निजामुद्दीन स्टेशन से किंग्सवे कैंप ऑटो से और वहां से रिक्शे से मुखर्जी नगर। बोरियों में किताबें भरे। दोनों रिक्शे में बैठे उत्सुकता और कौतूहल से मुखर्जी नगर में जगह जगह लगे सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर के बोर्ड देख रहे थे। परीक्षा में सफल हो चुके प्रतियोगियों के फोटो लगे होर्डिंग देखकर दोनों अचंभित हुए जा रहे थे। मुखर्जी नगर आने वाला हर स्टूडेंट इसी उम्मीद और सपने को पाले हुए यहाँ आता है कि कभी वह भी सफल होगा और उसकी तस्वीर भी होर्डिंग पर लगेगी। पर कौन सफल होकर अपना सपना पूरा करेगा और कौन असफल होकर वापस यहाँ से चला जाएगा, कोई नहीं जानता। साल में 400-500 लोग ही सफल होंगे, क्योंकि उतने ही पद हर साल निकलते हैं। लेकिन परीक्षा देने वाले तो लाखों में हैं। बाकी का क्या? वे तो अपने सारे अटेम्प्ट पूरे करके असफल और निराश होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन असफलता का अनुपात ज्यादा होने के बावजूद उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती। बिना संघर्ष के हार भी तो नहीं मानी जा सकती। इसलिए असफलता और हार की आशंकाओं को भुलाकर जीत के संकल्प को लिए हजारों स्टूडेंट हर साल मुखर्जी नगर आते हैं। मुखर्जी नगर दिल्ली की एक सामान्य कॉलोनी न रहकर सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भरे देश के तमाम युवाओं की कर्मभूमि बन गई है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है मुखर्जी नगर। मनोज के मन में मुखर्जी नगर के प्रति एक पवित्र एहसास सा भर गया। आश्चर्य, उत्सुकता से मुखर्जी नगर को देखता हुआ मनोज सम्मोहित हुआ जा रहा था। कोचिंग के बाहर चाय जूस की दुकानों के सामने तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां खड़े थे। कुछ लड़के किताबों की दुकान पर पत्रिकाएं पलट रहे थे। कुछ प्रीलिम्स के पेपर में आए किसी प्रश्न के सही उत्तर जानने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। कोई हाल ही में घटित किसी समसामयिक घटना पर चर्चा कर रहा था। कोई नया लड़का किसी सीनियर से परीक्षा में सफल होने की रणनीति पूछ रहा था। पूरा मुखर्जी नगर जैसे पढ़ाई में डूबा हुआ था। मनोज को पढ़ाई का यह माहौल देखकर अद्भुत खुशी हो रही थी। पढ़ाई का ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि अभी तक वह व्यर्थ ही ग्वालियर में अपना समय नष्ट कर रहा था। पहली बार वह सही जगह आया है। मनोज और पांडे ने मुखर्जी नगर से लगे हुए नेहरू विहार के सी ब्लॉक में कमरा किराए से ले लिया। नेहरू विहार मुखर्जी नगर से कम समृद्ध बस्ती थी। संकरी गलियों में 3-4 मंजिलों के मकान पूरे नेहरू विहार में फैले हुए थे। नेहरू विहार में कमरे मुखर्जी नगर से सस्ते थे, इसलिए कम पैसा खर्च करने वाले विद्यार्थी नेहरू विहार में रहते थे। मनोज मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। 1-2 जगह पूछने पर उसे पता चला कि दृष्टि कोचिंग में विकास दिव्य कीर्ति सर हिंदी साहित्य बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पांडे अपने आप को हिंदी का विद्वान मानता था, इसलिए उसने कोचिंग न करने का फैसला किया। दृष्टि कोचिंग बत्रा सिनेमा के पीछे एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लगती थी। कैबिन में कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम बैठती थी। उसके भीतर एक बड़ा हॉल था जिसमें विकास सर क्लास लेते थे। मनोज की कुछ लड़कों से बात हुई जो कोचिंग में पहले से आ रहे थे। ये लड़के देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आए थे। कुछ लड़के अपने राज्य की पीएससी में पहले ही सेलेक्ट होकर नायब तहसीलदार और डीएसपी बन चुके थे। वे अब यहाँ आईएएस या आईपीएस बनने आए थे। कुछ लड़के लड़कियां 2-2, 3-3 बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुके थे। प्रीलिम्स परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा देने वाले लड़के लड़कियों की यहाँ कोई कमी नहीं थी। ग्वालियर में तो मुश्किल से कोई सिविल की प्रीलिम्स क्लियर कर पाता है और यहाँ तो इंटरव्यू दिए लोगों की भरमार है। आश्चर्य और खुशी के साथ साथ मनोज के मन में घबराहट भी हो रही थी।
क्या वह इतने योग्य और पहले स्टेट सर्विस में सेलेक्ट हुए लड़कों से कम्पीट कर पाएगा? वह जानता था कि इन लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह 12th फेल का कलंक लिए यहाँ आया है और यहाँ सब उद्भट विद्वान और सफल लोग। पता नहीं वह कैसे टिक पाएगा इन लोगों के बीच। 1 महीना हो गया मनोज को विकास सर की क्लास में जाते हुए। अजीब सा आकर्षण था विकास सर के पढ़ाने में। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उन्हें मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। विकास सर ने अब तक पढ़ाए गए सिलेबस का टेस्ट लेने की घोषणा की। क्लास खत्म होने पर जब मनोज क्लास के बाहर गया तो कुछ लड़के चाय की दुकान पर झुंड में खड़े थे और 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोज भी उनके साथ खड़ा हो गया। एक लड़के ने कहा, हिंदी साहित्य में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया, समझो वह जरूर IAS या IPS बनेगा। पिछले साल दीपेंद्र कुशवाहा नाम के लड़के के बारे में विकास सर ने पहले ही घोषणा कर दी थी। उसी साल वह IAS बन गया। एक दूसरा लड़का कट चाय पीते हुए बोला, तो विकास सर इस साल मेरे बारे में घोषणा करेंगे। मैं जयशंकर प्रसाद पर ऐसा उत्तर लिखूंगा कि विकास सर को भी लगेगा ऐसा धुरंधर कौन आ गया उनकी क्लास में। इसके साथ ही उस लड़के ने प्रसाद की कामायनी कविता सुनानी शुरू कर दी। लड़का तब तक अपनी याद की हुई कविता सुनाता रहा जब तक उसके साथ वाले लड़के ने उसे रोका नहीं। मनोज को इस कविता की शुरुआती 5-6 पंक्तियां ही याद थी। एक लड़के के मुंह से इतनी लंबी कविता सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तैयारी करने आए एक लड़के ने इलाहाबाद को याद करते हुए कहा, कोई कुछ भी कहे, मैं ताराचंद हॉस्टल में था तब से संजीव जी को जानता हूँ। MA हिंदी गोल्ड मेडलिस्ट है यह आदमी, वह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ये टेस्ट टॉप न करे तो मेरा नाम बदल देना। साथ खड़े संजीव जी केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी प्रशंसा के बदले में उन्होंने प्रशंसा करने वाले लड़के के चाय के पैसे अदा कर दिए। एक लड़के ने अलग राग अलापा, मुझे तो लगता है कि टेस्ट में राहुल रुसिया टॉप करेंगे। UPPSC में 2 बार सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बार ट्रेड टैक्स में, दूसरी बार DSP बने। दोनों बार हिंदी में बम्पर नंबर आए थे। राहुल रुसिया ने अपनी लंबी बाहें हवाई जहाज के डैनों जैसी फैलाकर अपने समर्थक को गले लगा लिया। मनोज ऐसे उद्भट विद्वानों को देखकर घबरा गया। इनके सामने वह कहीं नहीं ठहरता। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लड़कों जैसा योग्य और विद्वान बनने के लिए कितना और कब तक पढ़ना पड़ेगा। विद्वान और पूर्व से सेलेक्ट लड़कों के सामने अपनी कमजोर स्थिति से निराश वह अपने कमरे की ओर चल दिया। वह जानता था कि मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर लाना जरूरी है, इसलिए वह विकास सर के टेस्ट को बहुत गंभीरता से देना चाह रहा था। यदि इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वह समझ जाएगा कि उसकी पढ़ाई की दिशा और लेखन शैली मुख्य परीक्षा के लिए एकदम सही है। कमरे पर पहुंचकर उसने पांडे को अपने मन की उलझन बताई। हिंदी के विद्वान पांडे ने मनोज को ज्ञान दिया। तुम्हें यदि टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे अलग लिखना पड़ेगा। भाषा शैली इतनी खतरनाक और आतंकित करने वाली हो कि कॉपी चेक करने वाला हैरान रह जाए। जब तक वह आपको विद्वान नहीं मानेगा, अच्छे नंबर नहीं देगा। इतना कहकर उसने निराला पर लिखी 5-6 किताबें मनोज के सामने रखी और बोला, इन किताबों में निराला की कविताओं पर बहुत गहराई से लिखा है, इन्हें पढ़ो। रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, सूर्य प्रसाद दीक्षित जैसे विद्वान लेखकों की किताबें मनोज के सामने थीं। मनोज ने किताबों को देखकर कहा, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत श्रेष्ठ लिखा है, पर इनसे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे? 200 पेज की इन किताबों से 600 शब्दों का उत्तर लिखना बहुत कठिन काम है। ज्ञान के इन अमृत कुंडों में से कौन से अमृत बिंदुओं को लेकर अपना उत्तर लिखना चाहिए, यह मनोज को समझ नहीं आ रहा था। फिर मनोज ने विकास सर के क्लास नोट्स उठा लिए। क्लास में विकास सर के लेक्चर सुने होने के कारण उसे वह नोट्स अच्छे से समझ आ रहे थे। सरल भाषा में
और विस्तार से विकास सर ने टॉपिक समझाया था। मनोज ने तय किया कि वह इन्हीं नोट्स को टेस्ट के लिए पढ़ेगा। टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में इसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके उत्तर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि वे विद्वानों से भरी क्लास में टॉप कर सके? क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है? इलाहाबाद के उद्भट विद्वानों से भी अच्छा, स्टेट सर्विस में सिलेक्टेड लड़कों से भी बेहतर। मनोज आज पूरी क्लास में हीरो बन गया। सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। विकास सर की प्रशंसा पाने के लिए क्लास के सभी लड़के लड़कियों में होड़ लगी रहती थी। विद्यार्थियों की तारीफ करने में कंजूसी बरतने वाले विकास सर ने उसकी तारीफ भरपूर की थी, जिस कारण वह आज क्लास में सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। जब वह क्लास से निकला तो कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। लड़कियों को उसमें भविष्य का IAS या IPS दिखाई दे रहा था। लड़कियां उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। आपने इतने अच्छे उत्तर कैसे लिखे? आप किस लेखक की किताब पढ़ते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप किस स्टेट में सेलेक्ट हो चुके हैं? आपको IAS पसंद है या IPS? आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? लड़कियों ने नए नए योग्य सिद्ध हुए मनोज पर प्रश्नों की बौछार कर दी। वह एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता, तब तक दूसरा प्रश्न दाग दिया जाता, और यह सब इतनी गति से हुआ कि वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही महीने में दिल्ली में अपनी ऐसी मनमोहक पहचान बना लेगा। वह अभिभूत सा लड़कियों से घिरा खड़ा रहा। एक लड़की ने मनोज से एक्सक्यूज मी कहते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं राजस्थान से हूँ, इसी साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी हूँ। अब यहाँ IAS बनने आई हूँ। चलिए सामने पार्क में बैठकर बात करते हैं। मनोज कुछ कहता, तब तक एक दूसरी लड़की ने मनोज से उसके कमरे का एड्रेस लेकर उससे कहा, मुझे आपसे प्रेमचंद की कफन कहानी समझनी है। कब आ जाऊं आपके रूम पर? मनोज इन लड़कियों को अस्पष्ट सा जवाब देकर आगे बढ़ गया। एक तीसरी लड़की जो कुछ पीछे रह गई थी, मनोज के पास आकर उसके साथ चलने लगी। साथ चलते हुए उसने कहा, मनोज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर सिविल में सेलेक्ट हो जाओगे। क्यों ना हम कंबाइंड स्टडी करें? सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इस लड़की की बात सुनकर मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लड़की भी व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई थी। लड़कियां दिल्ली में IAS, IPS बनने आई थी, पर उनमें से कुछ सोचती थी कि यदि खुद न बन सके तो उन्हें IAS, IPS प्रेमी मिल जाए। विकास सर द्वारा दिए टेस्ट के नंबरों ने मनोज को आज लड़कियों की नजर में उम्मीदों वाला लड़का बना दिया था। मनोज आज फूला नहीं समा रहा था। हमेशा लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने वाले मनोज को लोगों ने वास्तव में श्रेष्ठ मान लिया था। अपनी मनमोहिनी छवि से आनंदित होता मनोज लड़की से विदा लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। अपने कमरे पर पहुंचकर कोचिंग में मिले नंबरों का पूरा किस्सा उसने पांडे को सुनाया। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि वह क्लास में टॉप कर सकता है। पांडे ने उसके उत्तर को सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगभग फेंकते हुए कहा, आप व्यर्थ ही खुश हो रहे हैं। आपके उत्तर सामान्य हैं। मुझे इनमें कोई विशिष्टता नजर नहीं आ रही। पांडे के भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई थी। पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और मनोज को हिंदी का एक सामान्य विद्यार्थी। इसलिए पांडे आज उसकी उपलब्धि पर कुढ़ रहा था। पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज को दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगा। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मनोज और पांडे नेहरू विहार के एक साइबर कैफे रिजल्ट देखने पहुंचे। मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पांडे ने यह प्रीलिम्स नहीं दी थी।
इसलिए वह अविचलित था। मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उसके जीवन की पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई। प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वह उत्साह और प्रसन्नता से लगभग दौड़ता हुआ कोचिंग की ओर चल दिया। कोचिंग के बाहर प्रीलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 लड़कों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स निकलती है। यहाँ तो जिसको देखो उसी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई है। अभी तक उसे प्रीलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही थी, पर जब उसने देखा कि उसकी आधी क्लास की प्रीलिम्स क्लियर हो गई तो उसे समझ आ गया कि प्रीलिम्स तो केवल मुख्य परीक्षा देने का प्रवेश द्वार है। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा में होगी। मनोज कोचिंग के अंदर पहुंचा तो पता चला कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के कारण क्लास आज 15 मिनट लेट लगने वाली है। कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज के अभिवादन का उत्तर दिया। मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए ये मनोज है, इसने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस वर्मा मैडम की बात सुनने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा। कैसी है ये कोचिंग? क्या मैं एकदम से नया विषय कवर कर लूँगी? श्रद्धा की आंखों में कुछ प्रश्न तैर रहे थे, जिनके जवाब वह एक अजनबी लड़के से चाह रही थी। दिल्ली के नए माहौल को समझने और जानने की बेचैनी भी साफ नजर आ रही थी उसमें। उसके चेहरे पर नए विषय का खौफ भी नजर आ रहा था। मनोज काफी देर तक उत्सुकता और उम्मीद में डूबी श्रद्धा को देखता रहा। पता नहीं क्या आकर्षण था इस लड़की में जो मनोज उसके सामने से हट नहीं पाया। पारदर्शी शीशे की तरह साफ नजर आ रहा था कि यह लड़की जैसी है वैसी ही दिख रही है। जो महसूस कर रही है वही बयान करता है उसका चेहरा। श्रद्धा की सरलता के आकर्षण में मनोज वहीं खड़ा रहा। दिल्ली की दूसरी लड़कियों से अलग लग रही थी उसे श्रद्धा। गणित के सवालों जैसी उलझी लड़कियों से अलग श्रद्धा सरल कविता से उसके दिल में उतर गई थी। कहीं यही पहली नजर का बंधना तो नहीं है? मनोज समझ नहीं पा रहा था, पर अपने आप को बंधता हुआ महसूस कर रहा था। श्रद्धा के मन की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया था। दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ है? मनोज के साथ साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। विकास सर ने इस भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? जी, मनोज ने कहा। कौन सा अटेम्प्ट था? श्रद्धा ने आगे पूछा। पहला, मनोज ने कहा। सिविल सर्विस में केवल 4 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। ऐसे में पहले ही अटेम्प्ट में मनोज को प्रीलिम्स क्लियर होना उसे श्रद्धा की नज़रों में योग्य बना रहा था। श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहाँ भी सिविल का प्रीलिम्स निकालने वाले बिरले ही होते थे। इसलिए श्रद्धा भी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले मनोज को सम्मान और उत्सुकता से देख रही थी। एक शाम मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़कियां समोसे खा रहे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे। मेरठ वाला से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगिता दर्पण खरीद रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, हेलो मनोज।
मनोज ने पलटकर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज की नजरें उसके चेहरे पर स्थिर हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज का मन सुकून से भर गया। उसने बातचीत का सिलसिला चलाया। कहाँ कमरा लिया है आपने? मुखर्जी नगर 1219 में, श्रद्धा ने कहा। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने बात आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा से पूछा। हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है, श्रद्धा ने उदास स्वर में कहा। चिंता में इस लड़की का चेहरा कितना मासूम हो जाता है। श्रद्धा की मासूमियत में खोया मनोज उसके साथ साथ चलने लगा। श्रद्धा का हॉस्टल नेहरू विहार के पुल के पहले ही था। दोनों के बीच 1-2 मिनट चुप्पी बनी रही। दोनों मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाने वाले कम चहल पहल वाले अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहे थे। शुरू में कोई भी नया विषय इसी तरह तकलीफ देता है, पर कुछ महीनों में आपको हिंदी साहित्य समझ आने लगेगा। मनोज ने श्रद्धा के पढ़ाई के तनाव को कम करने की कोशिश की। पता नहीं, असमंजस में थी श्रद्धा। चुप्पी बनी रही कुछ देर तक दोनों के बीच। कुछ तो था इस लड़की में जो मनोज को आकर्षित कर रहा था। उसने श्रद्धा से पूछा, अच्छा तुम अब्बू खां की बकरी को जानती हो? यह अप्रासंगिक प्रश्न श्रद्धा को समझ में नहीं आया। प्रश्न का रहस्य समझने के लिए उसकी आंखें सामान्य से बड़ी हो गई। मनोज ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हमारे यहाँ कक्षा 5 में अब्बू खां की बकरी की कहानी कोर्स में चलती थी। तभी से अल्मोड़ा मेरे दिमाग में बसा है, एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। मनोज को याद था कि श्रद्धा ने पहली मुलाकात में बताया था कि वह अल्मोड़ा की रहने वाली है। उसका उत्तर सुनकर श्रद्धा ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या तुम्हें अभी तक वह कहानी याद है? हाँ, मुझे वह कहानी आज भी याद है। याद कैसे न रहती? इतने सुंदर शहर की कहानी कोई भूल सकता है भला? मनोज ने हंसते हुए कहा। लड़की के नजदीक जाने के लिए उसने उसके शहर की तारीफ को आधार बनाया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा भी हंस दी। उसकी भरोसेमंद हंसी ने मनोज को उत्साहित कर दिया। मनोज ने श्रद्धा को जानने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। श्रद्धा, क्या तुम्हारे वहाँ बर्फ गिरती है? वहाँ तो इतनी ठंड पड़ती है कि कूलर पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तुम दिल्ली की भयानक गर्मी में कैसे रह लेती हो? तुम्हें तो इतनी गर्मी की आदत ही नहीं होगी। क्या पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते तुम थक नहीं जाती? क्या जब तुम्हारी बस पहाड़ों पर गोल गोल चक्कर लगाकर आगे बढ़ती हो तो नीचे देखने में तुम्हें डर नहीं लगता? मनोज बिना श्रद्धा के उत्तर की प्रतीक्षा किए ढेर सारे सवाल उससे पूछता रहा। उसका मन अब श्रद्धा और उसके खूबसूरत शहर के आसपास ही मंडरा रहा था। श्रद्धा को उसके सारे प्रश्न रुचिकर लग रहे थे। उसके शहर के बारे में यह लड़का कल्पना मात्र से कितनी सारी बातें कर रहा है। सुनसान रास्ते से श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर जाने लगी। श्रद्धा को अभी भी मनोज के प्रश्न लगातार सुनाई दे रहे थे, जिनके उत्तर श्रद्धा नहीं दे पाई थी। मनोज ने श्रद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं? श्रद्धा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया। जाते समय उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मेरी इच्छा है कि मैं कभी तुम्हारा खूबसूरत शहर अल्मोड़ा जरूर देखूं। इतना कहकर वह वापस मुड़ा और तेज चाल से नेहरू विहार के पुल की तरफ जाने लगा। अपनी बात का श्रद्धा पर असर देखने के लिए मनोज वहां रुका नहीं। अपने मन में अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था मनोज। ऐसी खुशी उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस की थी। उसे लग रहा था कि इस लड़की के मौन में एक भरोसा है और इसकी आंखों में अपनापन। उसका मन श्रद्धा के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अपने कमरे पर आने के बाद भी वह श्रद्धा के ख्यालों में खोया रहा। एक दिन विकास सर की क्लास में घुसते ही उसने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा जमीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही है। 2-3 स्टूडेंट वहां खड़े यह दृश्य देख रहे हैं। पूछने पर एक लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है
और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही है। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गई। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोला। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। श्रद्धा के एक हाथ में उसका फर्स्ट एड किट था, दूसरे हाथ में किताबें। मनोज ने श्रद्धा के हाथ से किट ले लिया। वह अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से नहीं रोक सका। श्रद्धा, तुम बहुत संवेदनशील हो। श्रद्धा को उसकी तारीफ में कुछ अतिशयोक्ति लगी। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं एक BA MS डॉक्टर हूँ, मेरा यह कर्तव्य है। मनोज ने अपने अतीत की किसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसा ना होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इस दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। श्रद्धा को अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लगा जैसे कि उसकी मेहनत का पुरस्कार उसे मिल गया हो। मनोज ने ग्वालियर के डॉक्टर जैन की घटना श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा ध्यान से वह घटना सुनती रही। उसका हॉस्टल आ गया। मनोज नेहरू विहार की ओर मुड़ गया। आज श्रद्धा अपने गेट पर खड़ी उसे जाते देखती रही। उसने महसूस किया कि क्लास के इस योग्य लड़के के भीतर कोई अलग ही लड़का छिपा है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर की निबंध क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज उसके साथ न बैठकर आगे वाली पंक्ति में श्रद्धा के पास बैठ गया। श्रद्धा के साथ उसका बैठना पांडे को अखर गया। मनोज श्रद्धा से हंस हंस कर बात कर रहा था। पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। पांडे को इस बात से कष्ट हो रहा था कि मनोज की दोस्ती एक लड़की से कैसे हो गई। मनोज ने जब पांडे को घूरते हुए देखा तो समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। उसने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा है। इनका भी एक विषय हिंदी है, BA MS डॉक्टर है, बहुत योग्य है। लेकिन पांडे पर श्रद्धा की तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य हैं, पर क्या आपने इन्हें बता दिया कि आप 12th में फेल हो गए थे? मनोज का दिल धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे श्रद्धा के सामने इस तरह बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा पांडे का वाक्य सुनकर मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उससे नजरें चुरा रहा था। श्रद्धा उसे अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उसके बारे में क्या सोचेगी। उससे दोस्ती रखेगी या पढ़ाई में कमजोर मानकर मिलना बंद कर देगी। क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। उसकी गंभीरता से मनोज आशंकित होता रहा। वह समझ गया कि श्रद्धा अब उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजारवाद विषय पर तल्लीनता से उनका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं तुमसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न से मनोज घबरा गया। पता नहीं क्या कहना चाहती है श्रद्धा। शायद वह यही कहना चाहती है कि वह एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। श्रद्धा भी तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती करना चाहती होगी जिसका IAS या IPS बनना तय हो। मनोज इसी उधेड़बुन में श्रद्धा के साथ साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसे पास बुलाकर कहा, मनोज जी, आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, ये प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या अंशु दीदी ने इसी काम के लिए तुम पर भरोसा किया था? इसीलिए तुम्हें पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपनी विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मनोज को अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर में इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर आशंकित और भयभीत मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया। मुखर्जी नगर में जूस की दुकान के नजदीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे?
फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांसें अटक गई। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। कहीं श्रद्धा उसे झूठा तो नहीं समझ रही, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी प्रीलिम्स नहीं निकली, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीजन पास हो गया था। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल सका। सच्चाई का आत्मविश्वास मनोज के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि यह लड़की उसके भीतर बस गई है, इसलिए उसके बारे में सब जानती है। कुछ भी इससे छुपा नहीं है, इसलिए कुछ भी इससे छुपाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा के हॉस्टल के नजदीक पहुंचकर दोनों हॉस्टल के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2 बार दिया, पर MBBS के लिए नहीं चुनी गई। BAMS किया मैंने अपने पापा को निराश कर दिया था। बहुत मेहनत के बाद भी मुझे नहीं पता कि मैं क्यों असफल हो गई थी। शायद सिविल सर्विस में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। तुमने तो 12th फेल हो जाने के बाद भी पहली ही बार में प्रीलिम्स क्लियर कर ली। सच में ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ। पांडे का दाव उल्टा पड़ गया था। 12th फेल की कहानी सुनकर श्रद्धा को मनोज से दूर करने की उसकी कोशिश बेकार हो गई थी। मनोज की सच्चाई जानकर श्रद्धा उससे दूर नहीं बल्कि उसकी कहानी से वह प्रेरित हो रही थी। श्रद्धा के उस उदार मन को देखकर मनोज देर तक अपने गांव और ग्वालियर के किस्से उसे सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी। अतीत की अपनी असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे।